अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सफ़ेद गुलाब का चौथा और आखिरी हिस्सा। उसकी आंखों में घबराहट उभरी, हवा की वजह से पौधे पत्ते उड़ रहे थे, धूल मिट्टी आंखों में चुभ रही थी। वो आंखों में होती जलन के बाइस आंखें भीज गई। इसकी आंखों से पानी बहने लगा था। इसी तासुर के साथ वो उठ खड़ी हुई। मुट्ठियों में बीजते पत्थर इसने दूर फेंके और भागकर हवेली की टूटी हुई इस खिड़की के पास जा खड़ी हुई जहाँ से वो बाग के अंदर आई थी। वो खिड़की के पास खड़ी होकर एड़ियाँ उठाकर कुछ लम्हे हॉल के वस्त में इससे कुछ दूर फासले पड़े त्रिशूल को घूरती रही, जिसका नन्हा दिया टिमटिमा रहा था। यानी वो बदरू इस लम्हे इसके आसपास मौजूद थी। उसने एक मुतहश सी निगाह अपने आसपास दौड़ाई। इसी लम्हे इसके बिल्कुल सामने से हवा की तेज़ी से कोई गुजरा था। मतलब वो बदरू इस त्रिशूल के सामने दीवार बन के खड़ी थी। वो त्रिशूल इस बदरू की कमज़ोरी था। इस वजह से लियाना को वो त्रिशूल कभी हासिल करने नहीं दे सकती थी। दूसरा ख्याल इसके जहन में ये आया था कि वो बदरू जान चुकी थी कि वो जिस एग्जॉस्ट के ज़रिए इस दुनिया में आई थी, इसमें देरी इसकी मौत का सबब बन सकती थी। इसे महसूस हो रहा था कि इसका दम तेज़ी से घुट रहा है। वो बमुश्किल सांस ले पा रही थी। उसके पास वक्त कम था। इसे बहुत जल्दी वो त्रिशूल हासिल करना था। वो हसरत से खुद से चंद मीटर के फासले पे पड़े इस त्रिशूल को देखने लगी। अगर वो इसे गुमराह करके भी वो त्रिशूल हासिल करने की कोशिश करती भी, उसका बहुत वक्त बर्बाद होता और ये भी हो सकता था कि वे त्रिशूल इस्तेमाल में लाने से पहले इन सब की मौत हो जाती। इसलिए इसे अपनी जान जोखिम में डालना बहुत ज़रूरी था। हिम्मत करके इसने हॉली वर्सेस पढ़े सुने। ये हाथ लगा के माथे को छुआ और कांपते हाथों से अंदर जाने के लिए वो सलाखें पकड़ ली। अंदर हॉल की जानिब से फ़र्श की ऊंचाई कम थी, मगर बाहर की जानिब से वो तकरीबन 6 फीट ऊंचाई पर था। इसने लोहे की सलाख को थाम को खुद को ऊपर खींचा। इसकी कोहनियाँ छिली हुई थी। सिसकियाँ इसके मुंह से निकल के आंसुओं की सूरत में बहने लगी थी। इसकी हिम्मत नहीं टूटी। तूफ़ानी हवा बदस्तूर चल रही थी। वो सलाखों को थामे चंद लम्हे हवा में लहराती रही, फिर अपने छोड़कर ख़ुद को विंडो के हवाले कर दिया। यह इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ साफ जगह थी जिस पर से अभी टूटे हुए रॉड ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी थी। इसकी नोकें इसके पेट में चुभ गईं। एक दिल खराश चीख इसके वीराने में गूंजी, वहशतज़दा सन्नाटे को चीर गई। हिम्मत बांध कर इसने खुद को इन सलाखों से अलग किया। खून की कई लकीरें इस टूटी छोटी फूटी दीवारों पे बह गईं। इसने खुद को फ़र्श के हवाले कर दिया। वो फ़र्श पर गिर के कराहने लगी। इससे पहले कि उठ पाती किसी ने इसकी नाक पकड़ ली थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती किसी ने टांग से उठा के परे हवा के हवाले कर दिया। वो तेज़ी से सामने से आती दीवार की जानिब बढ़ने लगी। चीखों के साथ सफ़र करते इसका सर पूरी ज़ोर से दीवार से टकराया। एक साथ कई चीखें इसके मुंह से गूंजी थीं। इसका सर अंधेरों में डूब रहा था। इसके जिस्म का एक एक हिस्सा टूट रहा था। हर जगह अंगारे बरस रहे थे, मगर इसने खुद को डपटा और खड़ी होने की कोशिश में कर्राह के रह गई। इसकी हिम्मत के साथ इसका जिस्म भी जवाब दे रहा था। आंखों में आए अंधेरे को झटकते इसने सामने देखा। खिड़की से शोला सा अंदर लपका और अंदर आकर वो एक भद्दा वजूद की शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसकी आंखों में शोले चमक रहे थे। एक आखिरी कोशिश के लिए वो भी कर रहा थी। लड़खड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। इसके चंद कदमों के फासले पर वो त्रिशूल मौजूद था, जिसका नन्हा दिया जल रहा था। इसे खड़ा होते देखकर इस बदरू की आंखों से आग बरसने लगी। उसने अपना हाथ खिड़की की जानिब बढ़ाया था। वो लंबा होता हुआ वहाँ पर मौजूद सलाख को थाम चुका था। इसकी शोला बार निगाहें इसी को घूर रही थी। वो बदरू खिड़की के ऐन सामने खड़ी थी, जिसके पीछे वो सफ़ेद गुलाब और इसके शौहर की ज़िंदगी थी। दफ़तन तेज़ी से लियाना ने वो त्रिशूल उठाकर पूरी कुव्वत से इस बदरू की जानिब फेंका था। वो बिजली की सी तेज़ी से हवा में रक्स करने लगा था। इसमें मौजूद नन्ही टिमटिमाती दिए की लो बढ़ रही थी। जितनी तेज़ी से लियाना ने वो त्रिशूल इस बदरू की जानिब उछाला था, इसने इतनी ही तेज़ी से इस खिड़की से वो लोहे की सलाख लियाना की जानिब फेंकी थी। सलाख
लियाना के वजूद से टकराई और अपने साथ लेते हुए पीछे दीवार में पेवस्त हो गई। वो हलक फाड़ के चिल्लाई, जबकि एक भद्दी सी कई आवाज़ों का मजमुआ आवाज़ में इस बदरू के मुंह से निकली। इसका लेसदार मुंह खुला। वो त्रिशूल से घबरा के पीछे को लपकी, मगर देर हो चुकी थी। इसकी रस्सियों नुमा बालों में से एक फूल निकल के फर्श की तरफ लपका, इससे पहले कि वो ज़मीन तक पहुंचता। त्रिशूल की जर्द में आने से ना बच सका। त्रिशूल में लगे नन्हे दिए ने तेज़ी से फूल को अपने शोलों की लपेट में ले लिया था। इसके साथ ही वो इस बदरू का वजूद भी शोलों की जर्द में आ चुका था। वह भागती चिंगारती ख़ुद को इन शोलों से आज़ाद कराने की कोशिश में इधर उधर टकराने लगी, मगर बुराई के मिटने का वक्त आ चुका था और वक्त किसी के ताबे नहीं होता। थोड़ी देर में वहाँ नन्हे से जलते हुए फूल के साथ इस बदरू के वजूद की राख का मलबा भी वहीं मौजूद था। सलाख के साथ लटके हुए लियाना ने अपनी भीगी आंखों से वो मंज़र देखा और अज़ियत व दर्द के बाइस पुरमसरत सी आंखें मीच गई। सुरमई शाम ने समंदर के चारों तरफ डेरे डाल रखे थे। लियाना और जॉर्डन एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले दुनिया वालों से यकसर बेनियाज साहिल की गीली रेत ठंडी पर कदम बनाते आगे बढ़ रहे थे। इर्द गिर्द कोई ख़ास रश नहीं था। वो कदरे एक पुरसुकून गोशा था। लियाना के चेहरे पे अलवही मुस्कुराहट थी और जॉर्डन इसकी इस मुस्कुराहट और चेहरे को कभी न बिछड़ने की दुआ कर रहा था। तुम्हें पता है, मुस्कुराती हुई तुम हद से ज़्यादा प्यारी लगती हो। जॉर्डन एक जगह रुक के इसका हाथ नरमी से थामा और चेहरे पे आई शरारती लट को इसके कान के पीछे अरसा। ओ, इसने मसनूई हैरत से अपने होंठ सुकोड़े। इट्स रियली न्यू फॉर मी। वो इसकी आंखों में आंखें डाल गई। वो कैसे? वो इसके अंदाज़ पर हंसा। मतलब पहले तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। इसने इसे घूरी से नवाजा। शायद पहले इतने कभी गौर से नहीं देखा था। कहो तो सारा हिसाब बराबर कर दूं। वो इसके कमर को जकड़ कर बोला। लियाना के अंदर घबराहट की झलक बाकी थी। इसने एक बार फिर, लेकिन तुम तो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा गई थी। ऐसी चाहने वाली मनपसंद बीवी भला किसको मिल सकती है? इसने एक बार फिर दलील पेश की। मैंने किस लिए नहीं किया? तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो इसके लिए भी यही करती। वो शायद इसका इम्तिहान लेने के मूड में थी। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? तुम ऐसा कभी ना थी। वो वाकई दिल बर्दाश्त हुआ था इसके रवैये से, इसकी बात पर वो कुछ ना बोली। ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मोहब्बत में कोई किसी के लिए नहीं मरता तो शायद मुझे इस बात का सबूत देना ही चाहिए। वो आहिस्ते आहिस्ते उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। लियाना, मुझे तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। पीछे बढ़ते हुए वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोला था। वो रुख मोड़ के खड़ी थी। साहिल की जालिम मौजें हर चीज़ को अपने अंदर समोलने लेने के लिए बेताब थी। पानी इसके घुटनों तक पहुंचा तो वो सराज से पलटी। पानी की एक तेज़ लहर जॉर्डन की तरफ बढ़ रही थी। पानी पहले ही इसके कंधों तक पहुंच चुका था और वो मुसलसल पीछे हट रहा था। वो बिजली की सी तेज़ी के से इसकी तक पहुंची और इसे लिए पानी में कूद गई। पानी जॉर्डन के पेट में भर चुका था, इसलिए वो शायद बेहोश था। काफ़ी गहराई से वो इसे अपने साथ लिए बाहर निकल आई। नर्म रेत पे लिटाकर इसके पेट को दबाने लगी, लेकिन पानी का कतरा भी इसके मुंह से नहीं निकला। वो दोनों मुकम्मल भीगे हुए थे। लियाना ने अपने मुंह में हवा जमा की और अपने होंठों से जॉर्डन को ऑक्सीजन देने लगी। झटके से जॉर्डन ने आंखें खोली और इसकी आंखों में शरारत थी। सराज से वो इससे पीछे हटी। वो खुफगी से इसे देखने लगी। जॉर्डन का कहका बुलंद हुआ। इसी वक्त वहाँ पर उड़ते गुब्बारों में से एक फटा हुआ अखबार जॉर्डन के चेहरे से टकराया। लियाना की नज़र इस अखबार में मौजूद एक जाने पहचाने चेहरे पे पड़ी। वो नेल्सन वेला की तस्वीर थी जिस पर वो खून में लथपथ पड़ा था। वो अखबार पकड़ के देखने लगे। इसकी तस्वीर के साथ एक सुर्खी भी जगमगा रही थी। मशहूर पामिस्ट नेल्सन वेला किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। कातिल बहुत शातिर निकला। कोई भी एविडेंस छोड़े बगैर फरार लाश की दोनों आँखों बेरहमी से निकाल ली गई थी। वो अखबार जॉर्डन भी देख चुका था।
ये ख़बर तब की है जब तुम हॉस्पिटलाइज थी। तकरीबन आज से 3 माह पहले कई लोगों का कहना है कि ख़ुद इसका अमल ही इस पे पलट गया था, क्योंकि अब तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिला है। जॉर्डन ने इसे मज़ीद तफसील बताई। वो फूट फूट के रो पड़ी। लियाना, रो तो मत, तुमने थोड़ी इसे मारा है, अपने गुनाहों की सज़ा इसे खुदावंदा ने दी है, तुम क्यों दुखी होती हो। वो इसे खुद में भींच कर बोला, जॉर्डन ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी बेतकल्लुफ़ी से ख़ुद से मोहब्बत करने लगी, लेकिन मैंने इसका बुरा कभी नहीं चाहा। आई एम श्योर, वो हचकियाँ लेने लगी। मुझे पता है मेरी जान। वो इसे अपने साथ लगाते हुए दिलासा देने लगा, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया है। वो इसकी आंसू अपनी पोरों में चुनकर इसे लिए खड़ा हुआ था। अंधेरा काफ़ी हद तक फैल चुका था, पूरा शहर रोशनियों में डूबा हुआ था, जिसकी हल्की सी रोशनी इस जगह को भी मुनव्वर किए हुए थी। कैसा प्लान, वो रोना छोड़कर इससे पूछ गई, मगर इस बात का जवाब दिए बगैर जॉर्डन ने एक ताली बजाई। वहाँ 1 सेकंड से भी पहले इसके इर्द गिर्द की जगह जगमगा उठी। वो हैरत से इधर इधर देखने लगी। एक जगह पर एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ रखी थीं जो सफ़ेद पर्दों के हिसार में थीं। एक तरफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मौजूद था जिस पे खड़े लड़का एक दिलफरेब धुन छेड़ रहा था। एक तरफ ब्लैक सूट में मलबूस वेटर हाथ बांधे मौजूद खड़ा था। वो हैरानी व पुरशौक नज़रों से चारों तरफ घूम कर देख रही थी। नहायत दिलफरेब मंजर था। जॉर्डन भी इसके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के इत्मीनान महसूस कर रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जॉर्डन गुनगुनाता हुआ इसे विश कर गया। वो अंदर तक खुशी से सरशार हुई। थैंक यू, मेरी ज़िंदगी का नया साल इस मोहब्बत भरे विश से शुरू करने के लिए कहते हुए इसके गले लग गई। चलो केक काट लेते हैं। आहिस्तगी से वो इसे जॉर्डन से अलग हुई और दोनों केक की जानिब बढ़ गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।